बहुत से केस दबा दिए जाते हैं, पर हर घर में एक रिपोर्टर है, शायद आपका एक जो पहुंचते हैं उन सबको न्याय मिलता है। एक मैन जिसमें कहा गया मेल फीमेल के साथ रेप कमिट करता है कि कंसेंट है कि वो फिजिकल होना चाहती है, बट एक टाइम पर उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है और उसने कह दिया कि नो, तो नो मीन्स नो है उसमें। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू एपिसोड लेकर, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल टॉपिक पे। जैसे कि आप लोगों को पॉडकास्ट देखकर पता ही चल गया होगा आज का हमारा जो टॉपिक है किस बारे में है। अपने गेस्ट को बुलाने से पहले उनके बारे में मैं कुछ लाइंस आप लोगों को बोलना चाहूंगी। वकील है वो, न्याय का प्रहारी, हर पीड़िता की उम्मीद का सहारा, सत्य की पथ पर चलता है, अन्याय से कभी ना हारा, उसके तर्कों में दम है ऐसा, झूठ के किले भी ढह जाए, हर मुकदमे में खोजता है सच, न्याय की मुशाल जलाए, हर आवाज को हक दिलाने में वो अपनी आवाज बुलंद करता है। वकील सिर्फ कानून का जानकार ही नहीं बल्कि समाज के जमीर को भी जगाता है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है एडवोकेट पूजा सैनी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साथ में एलएलबी भी की है और एलएलएम कंप्लीट करने के बाद आज की डेट में आप दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस रन कर रहे हैं, राइट मैम? यस, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। आपसे बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आज का जो हमारे स्पेशल टॉपिक है बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। जैसे कि हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं रेप केसेस, आज की डेट में बहुत ज्यादा रेप केसेस हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं एंड होते तो शायद पहले ही थे, बट आज की डेट में ये है कि सोशल मीडिया का काफी इफेक्ट है जिसकी वजह से ये चीजें सामने आती हैं, ओपन होती हैं और हम लोगों को पता चलता है मीडिया के थ्रू, सबको अवेयरनेस क्रिएट होती है। बहुत से केस दबा दिए जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि ऐसा हुआ भी है, कंप्लेन लॉन्च नहीं होती है। पर अब हर घर में एक रिपोर्टर है, शायद आपका एक फोन के थ्रू सब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सबको पता होता है, तो लोग अपने आप स्प्रेड करते हैं और फैलता है तो पता चलता है अब ज्यादा अवेयरनेस होने लगी है। केसेस पहले भी होते थे, फाइल पहले भी होते थे और न्याय पहले भी मिलता था, पर इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था जितना अब है। मतलब कह सकते हैं कि सपोज इट कि अगर 100% है तो पिछले टाइम में ऊपर काफी सालों पहले 20 या 30% केसेस को ही न्याय मिलता होगा, बाकी तो सबका मुंह बंद करा दिया जाता था, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय प्रणाली ऐसी नहीं है, न्याय सबको मिलता है, जो पहुंचते हैं उन सबको न्याय मिलता है। ओके। और सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि जितने भी हमारे अभी रेप केसेस हो रहे हैं तो उसमें आज के डेट में कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क हैं और वो कितने किस हद तक इफेक्टिव होते हैं? पहले हमारा जो बियर एक्ट था, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन होती थी और हम उसी की तरह उसी के ऊपर केस फाइल होता था। अभी 2023 में हमारा इंडियन पीनल कोड चेंज होकर भारत न्याय संहिता बन गया है, भारत न्याय संहिता 2023, जिसके अंदर सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन है और सेक्शन 63 से 73 तक रेप से रिलेटेड सारे सेक्शंस उसके अंदर आपको मिलेंगे। रेप क्या है, रेप की डेफिनेशन क्या है, रेप की पनिशमेंट क्या है, ये सब आपको 63 से 73 बीएनएस 2023 में मिलेंगे। ग्रेट। सो मैम, जो रेप की अभी आप बात कर रहे हैं कि डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो रेप की क्या किसी कैटेगराइज भी है रेप की? किस तरीके से कौन कौन से लाइक एक्शंस में ये धाराएं लगती हैं? हाँ जी, देखिए रेप सेक्शन 63 बीएनएस 2023 जैसे मैंने आपको बताया उसमें डिफाइन है, जिसमें एक मैन जिसमें कहा गया मेल फीमेल के साथ रेप कमिट करता है, यानी कि विक्टिम फीमेल है और अक्यूज मेल है। ये आपको रेप की डेफिनेशन में जो इस बीएनएस में रखा गया है, ये रखा गया कि मैन ही फीमेल पे रेप कमिट करता है। अब इसमें एक तो आपकी सर्कमस्टांसेस गिवन है, हमें 7 सर्कमस्टांसेस गिवन है, जैसे कि एक है विदाउट हर कंसेंट, उसकी मर्जी नहीं है, फोर्सफुली जबरदस्ती रेप किया गया है। सेकंड, विद हर कंसेंट, लड़की की मर्जी के साथ। अब कंसेंट में ऐसा हो सकता है कि
प्रॉमिस किया गया कि शादी होगी आगे, और उसके बेस पे किया गया, और रेप करने के बाद मतलब फिर उसके बाद कंसेंट नहीं रही है वो कंफर्टेबल इन इस विदाउट हर कंसेंट में आप एक विद हर कंसेंट में आप चीज समझने की कोशिश करिएगा कि अगर लड़की की कंसेंट है कि वो फिजिकल होना चाहती है, बट एक टाइम पर उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है और उसने कह दिया कि नो, तो नो मीन्स नो है उसमें, वहां उसकी कंसेंट नहीं है। अगर उसके बाद उसके साथ कुछ किया जाता है तो वो रेप में काउंट होता है। तो विद हर कंसेंट भी रेप में काउंट होता है। अब कंसेंट के साथ भी अगर 18 साल से छोटी लड़की है तो वो रेप में आता है, चाहे उसकी कंसेंट है या नहीं है। अगर वो 18 साल से छोटी है तो वो रेप है, वेदर वो चाहे किसी हस्बैंड अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है अगर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हुए, अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और वाइफ 18 साल से छोटी है तो वो रेप में आता है। बट 18 साल से छोटी बच्चों की तो जो शादी होती है वो वैलिड नहीं होती है, आई गेस। बिल्कुल 18 साल से छोटी शादियां वैलिड नहीं होती हैं, पर कहीं कहीं शादियां हो जाती हैं। 18 साल होते ही शादियां हो गई, कहीं कहीं जगह 18 साल से जो कि इलीगल है होती हैं, और अगर उस टाइम वो रेप उनके साथ रिलेशनशिप बनते हैं तो वो रेप में ही काउंट होते हैं। सो इस पॉइंट पे मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी कि 18 साल से एज कम है, तो एक तो हो गया कि चलो उसका कंसेंट नहीं था, हस्बैंड के ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, बट 18 साल से छोटी की शादी हो गई है तो क्या उसके पेरेंट्स के ऊपर भी लीगल एक्शन लिया बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि नाबालिग शादी हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है। ओके। सो मैम, अभी तो ये आपने डिफाइन किया कि रेप की डेफिनेशंस क्या क्या होती जी। हैं, ठीक है। अब रेप के बारे में मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगी कि एक तो होता है कि मतलब इंटरकोर्स वाला रेप हो गया, एक होता है कि ओरल सेक्स जो हाँ। क्रिएट करा जाता है, क्या वो भी रेप के अंडर ही आता है? जी हाँ जी, देखिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि अगर मेल अपने प्राइवेट पार्ट से या किसी ऑब्जेक्ट से फीमेल के वजाइना, माउथ, अर्थर, अनस इनमें कुछ टच करते हैं, इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं या अपना माउथ भी टच करते हैं तो ये रेप की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। एंड जो अनएजुकेटेड गर्ल्स हैं या टीनेज एज में होती हैं उन लोगों को नहीं पता कि क्या है, तो आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहेगा पॉइंट। थैंक यू। मैं यही चाहती हूँ कि इस आपके पॉडकास्ट से लोगों तक जानकारी जाए और सब लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बहन हों, बेटियां हों, किसी के भी बच्चे हों, सबको अवेयरनेस हो कि रेप क्या है और उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन ले सकते हैं, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। ओके, सो मैम ये तो रही अभी रेप केसेस की बात। अब सपोज इट किसी कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, एंड उन्होंने कोर्ट में अपील की है, तो क्या क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जो एक विक्टिम को, उसकी फैमिली को और जो भी उनका केस लड़ रहा है एडवोकेट, उसको वो कौन कौन से चैलेंजेस कोर्ट रूम में फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जब हम कोर्ट रूम में होते हैं तो नेचुरल है हम इस दुनिया से अलग होते हैं, पर वहाँ जो प्रेशर होता है वो हमारी ही सोसाइटी का होता है। और आजकल जैसा कि आपने अभी शुरू में पूछा था कि सोशल मीडिया के थ्रू वो प्रेशर इतना क्रिएट हो गया है, वहाँ जो लोग होते हैं न्याय प्रणाली में होते हैं वहाँ भी होता है, पर फीमेल की और उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हुए जब रेप मैटर होता है तो जो विक्टिम होती हैं उनके जो बयान है जहाँ वो चाहती हैं वहाँ लिए जाते हैं, उनकी मर्जी से उनके घर पे, उनकी सेफ जगह पे जहाँ वो बयान देना चाहती हैं वहाँ पर हम पुलिस जाती है फीमेल कांस्टेबल या फीमेल ऑफिसर के साथ, उनके बयान लिए जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद जब कोर्ट रूम में ये कोर्ट रूम में मैटर जाता है तो वहाँ पर भी सिर्फ लिमिटेड लोग होते हैं, ऐसे ओपन कोर्ट में रेप केसेस नहीं होते हैं। और अनकंफर्टेबल आप खुद ही सोचिए किसी के साथ इतना ज़्यादा गलत होने के बाद और एक कोर्ट में उनसे हम पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विक्टिम कोई भी हो वो अनकंफर्टेबल होती हैं। उस टाइम उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऐसे में उनको जैसे कभी-कभी आपको सुनने को मिला होगा विक्टिम्स के बारे में कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, ये रात को वहाँ क्या कर रही थी। तो इस तरह के तो वहाँ पर जब विक्टिम होती है उसको वो सब प्रेशर भी झेलना होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत होता है, तो डरी भी होती है।
तो वहाँ जो सिचुएशन है वो आप समझ सकते हैं मैं किस तरीके से बता रही हूँ। ऐसे में विक्टिम को थोड़ा आराम से, और ये एज एन एडवोकेट हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको कंफर्टेबल करके आराम से उनसे सवाल जवाब किए जाएं, क्योंकि ऐसे केसेस में एविडेंस भी कम होते हैं, विटनेस भी, एविडेंस होते हैं पर इतने नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, विटनेस भी बहुत कम होते हैं, आई विटनेस। एंड आई गेस कि जो विक्टिम होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एक तो फिजिकली असॉर्टेड होती है प्लस मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्कुल रहता सही है। कहा आपने, वो मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी का, तो वही सब चीजें वहाँ फेस करनी पड़ती है और वही बहुत परेशानी वाली चीजें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे जो बेटियां हैं उनको सपोर्ट करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगर आपके आसपास किसी बच्ची के साथ कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है सेक्सुअली, और किसी भी तरीके का अगर उसको इस चीज में कभी कोई रेप विक्टिम भी है, तो उसको हमेशा सपोर्ट करो, उसको बूस्ट अप करना है ना, बिल्कुल ताकि वो अपने जो व्यूज हैं, अपने जो पॉइंट हैं कोर्ट रूम में ले जा सके, और सकें। जो जिसने भी Accused। क्राइम जिसने भी किया है उसको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सपोर्ट करना एक हमारी बिल्कुल हमारी publicly भी जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी है। होती है। बिल्कुल। तो मैम हमारे यहाँ पर कौन कौन से लीगल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है रेप सर्वाइवर्स के लिए, और आपके अकॉर्डिंग और उनको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, या अभी कुछ पॉइंट्स आपके भी होंगे कि आप उसमें क्या एड ऑन करना चाहते हैं जो अभी करंट के जो भी जस्टिस है उसमें एड ऑन नहीं है? देखिए, ऐड ऑन की बात तो ये है, जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि स्ट्रिक्टनेस और रेप की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है। 2012 निर्भया केस के बाद हमने 2013 अमेंडमेंट देखी रेप केस में, पनिशमेंट सख्त हुई और केसेस बढ़े भी और पनिशमेंट भी सख्त हुई। उसी की तरह जैसे अब आगे चल रहे हैं और लगता है कि ये कम है, इसमें और चेंजेस होने चाहिए, तो वो समय समय पे न्याय प्रणाली चेंजेस करती है और उसके लिए हम लोगों जैसे ही लोग हैं सोसाइटी में, आप हैं, मैं हूँ, सोसाइटी है, तो पता चलता है कि अब चेंजेस की ज़रूरत है, अब और स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, तो वो टाइम टू टाइम हो रहा है और यही शायद कहेंगे बदलाव। जो अब ब्रिटिश ज़माने का जो हमारे पास आईपीसी था, उसको बदल करके हमने अब अमेंडमेंट कर करके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 लाए। अब हमने उसके अंदर और चीज़ें बदली, और चीज़ें ऐड हुई हैं, सरकार ने करी हैं। तो ये समय के साथ है कि हाँ, अब इसकी ज़रूरत है, ये होना चाहिए, ये लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए या इस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, तो सरकार और न्याय प्रणाली वो सब करती है, समय-समय पे अपडेट करती है। जैसे बिल्कुल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, फ़ोन अपडेट करते हैं, इसी तरह हमें अपनी न्याय प्रणाली भी अपडेट होती रहती है। तो ये है कि वो अपडेट हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, अब जैसे-जैसे कानून सख्त होते जा रहे हैं और आगे और सख्त होते जाएँगे। अब आपने मुझसे जैसे पूछा कि रेप सर्वाइवर के लिए लीगल और साइकोलॉजिकल क्या सपोर्ट सिस्टम है। 94 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि कोई भी रेप सर्वाइवर होगी, उन्हें पुलिस स्टेशन में सारी सुविधाएं उपलब्ध करी जाएंगी, जैसे कि उन्हें इधर से उधर नहीं जाना चीज़ों के लिए, पुलिस स्टेशन ही उनमें ही उनको मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि रेप के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कंफर्मेशन के लिए, वो या एडवोकेट प्रोवाइड कराना, लीगल एड होता है वो प्रोवाइड कराना, ये सब जिम्मेदारी होती हैं। उसके बाद निर्भया के कांड के बाद 2015 में निर्भया फंड नाम से फंड से एक शुरू किया गया वन स्टॉप सेंटर। दिस इज वन स्टॉप सेंटर, ये 151 है हमारी ऑल ओवर कंट्री में। वन स्टॉप सेंटर, हाँ जी, 151 जो है, क्या ये कोई वन नंबर? स्टॉप सेंटर हमारी कंट्री में है, अलग अलग स्टेट में है। इनके अलग अलग 151 जगह अलग अलग नाम से है, जैसे जयपुर में ये अपराजिता नाम से है, दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में है, हिसार में है ये हरियाणा में। इस तरीके से हर जगह आपको स्टेट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे ओएससी सेंटर। इसमें रेप विक्टिम, इनकी हेल्पलाइन होती हैं, उनको कॉल करें या फिर जा सकती हैं और बताएं कि उनके साथ रेप हुआ है। यहाँ पर
जैसे इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर, यानी कि सब कुछ एक जगह, आपको उनकी सारी फैसिलिटीज उन्हें वहाँ प्रोवाइड दी जाती हैं। उनको सपोर्ट किया जाता है साइकोलॉजिकली, उनको प्रेशर होता है बहुत तो उसके लिए थेरेपीज होती हैं वहाँ पे, उनको लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है, और जो भी परेशानियां होती हैं वहाँ उनकी उसका सुविधाएं होती हैं। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है, ये तो आई गेस कि जब एफआईआर हो जाती है उसके बाद ही विक्टिम जाएगा ना? नहीं, जिनके पास जिनको जानकारी है कि वन स्टॉप ओएससी हमारे पास है, हाँ। और किसी के साथ, पीड़िता के साथ ऐसा हो गया है, तो ओएससी सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर पीड़िता जाए और वो बताएं कि उनके साथ रेप हुआ है, तो वहीं पर वो पुलिस को बुला के और एफआईआर भी लॉन्च कराते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, और उनको लीगल एड भी प्रोवाइड कराया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर वो अपना एडवोकेट हायर करना चाहते हैं तो अपना करें, नहीं तो दिल्ली सरकार या किसी भी सरकार के अंतर्गत लीगल एड कुछ सरकारी अफसर या सरकारी वकील होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो। सर्विस लीगल एड, यानी कि फ्री में, जिनके पास वकील करने की क्षमता नहीं है उनको फ्री सर्विस मुहैया कराई जाती है, वो उनके हिसाब से केस लड़ते हैं। तो मैम, जिन लोगों को पता है कि वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी है वो तो जा सकते हैं, बट हमारा बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है ना? एक गरीब तबका होता है जिन लोगों में इतनी अवेयरनेस है, वो लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए इस बारे में बताया, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है, इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि ऐसा भी है। सरकार हर तरह की, और हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो हर तरह से चीज़ें प्रोवाइड कराती है, पर कमी है जानकारी की, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को। अब अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। यही एक, आपने कहा था ना कि किसमें आप बताना चाहती हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो यही एक है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। जगह अवेयरनेस के लिए अब सरकार, हम सबको मिलकर काम करना होगा। जैसे कि इसके लिए अवेयरनेस के लिए स्कूली लेवल पर, स्कूली स्तर पर, हर स्कूल में मुझे लगता है कि बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, टीचर्स हिचकते हैं तो उनको वहाँ बताना चाहिए। एक पर्टिकुलर एज को तो वहाँ समझाया जा सकता है कि व्हाट इज रेप, रेप होने पे क्या करना है, इसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको ओएससी सेंटर जाना है। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो मैं उनके लिए सिंपल सा बताऊंगी, अगर किसी का रेप होता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी है वहाँ जाइए, और प्लीज़ रेप होने के बाद नहाना नहीं है, क्योंकि एविडेंस चले जाते हैं इतने ज़्यादा। नहाना नहीं होता, आपको वॉश नहीं करना। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे एरिया को कवर अप करें और लोगों को जानकारी हो। सेकंड थिंग कि जैसे कि मैम ने बताया है कि अगर किसी बच्ची या किसी भी फीमेल के साथ रेप होता है, आपको पता चलता है, या आपका फैमिली, भगवान ना चाहे आपकी फैमिली में कभी किसी पर्सन को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो पीड़िता नहाए नहीं। नहाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज नहाने से जो भी एविडेंस होंगे वो धुल जाएंगे, धुल जाते हैं। तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर करिए, वहाँ महिला सर्विसेज होती हैं, महिला स्टाफ मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है, पुलिस स्टेशन में आपको सपोर्ट मिलता है, और वहाँ से वो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएंगे, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और बाकी प्रोसेस स्टार्ट। हाँ, देखिए अभी जैसे कि अभी हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं, अभी ये तो सबको पता चल जाता है कि एक रेप केस हुआ है कि फलाना सिटी में या फलाना एरिया में एक बच्ची के साथ रेप हो गया है ना? वो चीजें तो फैल जाती हैं रील के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, कुछ लोग अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी रील बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हैं, एंड ये अवेयरनेस आप फैला सकते हैं जी। तो बहुत सारी रेप केसेस के बारे में मिथ है, गलत धारणाएं हैं कि जो कि जस्टिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना? तो और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है इनको दूर करने के लिए किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं जो कहते हैं कि हमारे ही बीच से आए हैं। जैसे कि जब रेप हुआ तो कुछ लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे तो उसका रेप हुआ। पर मुझे बताइए,
जब स्कूल में 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, तब तब उसने क्या स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ पहना था? या जब एक बारी अभी 9 महीने की एक स्टेट में, मैं शायद जगह का नाम मुझे याद नहीं है या मैं नहीं बोलना चाहती, वहाँ एक 9 महीने की बच्ची के साथ, एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, तो उसने क्या पहना होगा? अभी हमारे हमारे सामने एक बहुत बड़ा केस है, कोलकाता केस, नर्स डॉक्टर थी वो, तो उन्होंने क्या पहना होगा? तो इस तरह के मिसकंसेप्शन है जो तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सुनने को मिलते हैं। और इस तरीके के मिथ हैं जिससे कोर्ट प्रणाली में इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब जस्टिस होगा, जब वहाँ सुना जाएगा तो एविडेंस देखे जाएँगे, विटनेस देखे जाएँगे, एक्यूज़ देखा जाएगा, विक्टिम देखा जाएगा, सिचुएशन देखी जाएगी, वहाँ कपड़े या इस तरह की सोच नहीं चलती। कुछ लोग इस तरीके की भी बातें करती हैं कि लेट नाइट पार्टी में गई है, ड्रिंक की हुई है, सिगरेट पी है, लड़कों को रिझा रही है, तो इनके साथ तो ऐसा होगा। हाँ, पर ये गलत बात है। देखिए हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, आर्टिकल 21, सबको बराबरी का हक है। तो जब बराबरी का हक है तो सबके लिए ही बराबरी है, सभी क्लब में हैं, सभी पार्टी कर रहे हैं। जब भी देखोगे कोई केस हुआ होगा ना, तो उसके पीछे एक कहीं न कहीं अल्कोहल, नशा, शराब, इस तरह की हाँ, चीज़ें होती डेफिनेटली हैं। ये सारी चीजें बताती हैं। क्योंकि ये गलत चीज़ें इंसान को प्रेशराइज़ कर देते हैं। अब आप नशे में अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो लोग ऐसे में क्राइम होता है, और एक फैक्ट ये भी है कि क्राइम होता है, पर इसको हम इस तरह से जज नहीं कर सकते कि उसने शराब पी थी तो उसका रेप हो गया, कि जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी कल्चर को हम एक्सेप्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करें या उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत गलत है। तो ये हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है, अगर हमारे सामने वाला पर्सन इसके ऊपर अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि फलाना लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी है या क्या है, तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। आई थिंक दिस इज द गुड वे ना, कि हमने वहीं पर उनको स्टॉप कर दिया है, क्योंकि अवेयरनेस है और ये चीजें तो हम ही को खुद ही रोकनी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ रेप केसेस में ऐसा होता है कि लड़की फिजिकल रेसिस्टेंस नहीं करती, कि उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है या उसने फिजिकल रेसिस्ट नहीं किया, या तो वो कैपेबल नहीं थी रेसिस्ट करने के, नहीं कर पाई, तो इसने भी कहा, ऐसे भी होता है कि उसने फिजिकल रेसिस्ट नहीं किया तो उसका कंसेंट था, पर ऐसा नहीं है, अगर उसने फिजिकल रेसिस्ट नहीं किया तो उसका कंसेंट था। कभी कभी कमजोर है, दुर्बल है, इस हालत में नहीं है, अनसाउंड माइंड है, नहीं कर पाई फिजिकल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप वैलिड है। ये भी इस तरह के मिथ और मिसकंसेप्शंस में आते हैं। अच्छा मैम, एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी तो ये हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, बट हम एक स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं अगर, है ना, तो उन लोगों के साथ भी इस तरीके की हरकतें होती होंगी जो नहीं जज कर सकते हैं, तो जो कानून है हमारा उनके लिए भी सेम ही है। बिल्कुल सेम है। देखिए, जो अनसाउंड माइंड 18 साल से कंसेंट के साथ है, सॉरी 18 साल, जो अनसाउंड माइंड है और उनकी कंसेंट भी है, पर उनका रेप हुआ है तो रेप के अंदर ही काउंट होता है। तो मैम अभी हाल ही में जो अभी कोलकाता रेप केस हुआ है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से बहुत सपोर्ट मिला है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या था कि लोगों ने उसको सपोर्ट तो करा है, बहुत रील्स बनी है, बहुत सारे इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किए गए हैं, बट जिस तरीके से लोगों ने उस डॉक्टर का नाम जो लिया है, क्या वो चीज सही थी? क्या आने वाले फ्यूचर में उसकी फैमिली को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी रेप विक्टिम हो तो उनकी आइडेंटिटी को रिवील करना या उनके रेप की डिटेल्स शेयर करना, या बिना उनकी परमिशन के, और अगर वो नहीं है, जैसे कि कोलकाता रेप मर्डर केस, आरजीकर केस में हुआ है कि विक्टिम अब नहीं है, जीवित नहीं है, तो ये उनके लीगल हायर जो होते हैं, अगर उनको लीगल हायर्स को या फिर विक्टिम को परेशानी नहीं है तभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी बात के इस चीज़ को शेयर करते हैं तो लीगली ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा है। अगर हाँ जी, अगर रेप विक्टिम के बारे में उनके रेप डिटेल्स या उनकी आइडेंटिटी को हम रिवील करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, पहले इसमें आई थिंक निर्भया 2 बोला जा रहा था इस केस को। क्यों निर्भया 2? कोई मूवी सीक्वल थोड़ी है जो इसको निर्भया 2 का नाम दिया जा रहा है।
दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा हमें दोबारा केस देखने को मिला। बहुत ही दुखद बात है कि हमें इतना भयानक केस देखने को मिला या सुनने को मिला। तो फिर कुछ लोगों ने उनको अभया का नाम दिया, किसी ने देश की बेटी, किसी ने डॉक्टर बेटी। बिल्कुल सही बात है कि शायद ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें शायद नाम देना भी पड़ रहा है, लेकिन हम उनकी डिग्निटी के लिए हम जो उनका ओरिजिनल नेम है वो हम उसका हम यूज़ नहीं कर करना सकते। चाहिए। और अगर आप करते हैं या उनको रिवील करते हैं या फोटो रिवील करते हैं या कुछ भी रेप से रिलेटेड आप शेयर करते हैं या बताते हैं दूसरों को, तो आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं और इसमें आपके कोर्ट की जजमेंट है, आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये जो आपने भी बताया कि क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? उनकी फैमिली ही डिसाइड करेगी या फिर सपोज इट कि 2 पर्सन बात कर रहे हैं रेप विक्टिम के बारे में, ठीक है, एंड किसी और पर्सन ने उसको सुन लिया और वो उससे रिलेट नहीं करता, क्या उसके ऊपर वो भी कंप्लेंट कर सकता है कि हाँ ही जी। और शी इज यूजिंग? बिल्कुल। ओके, सो फ्रेंड्स ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कोई भी रेप विक्टिम है और अगर कोई भी 2 पर्सन उसका नाम लेकर अगर बात कर रहे हैं एंड आपके पास आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं, उनके बता रहे हैं। आइडेंटिटी, हाँ उनके आइडेंटिटी को अगर रिवील कर रहे हैं तो आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। या तो वो आराम से मान जाए, नहीं मानते तो यू कैन टेक द लीगल एक्शन। बट इसका प्लीज कंट्रोवर्सी मत कर देना कि अपनी खुंदस निकालने के लिए आपने चलो कि उनका नाम ले एक्यूज कर दिया कि हाँ ये इसका नाम यूज कर रहा है एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो बी कामली, ये पॉडकास्ट सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, नथिंग एट ऑल। आपको जो भी कानूनी जानकारी है, कोई भी कानूनी व्यवस्था है, उसकी जानकारी प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए हम ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं। सो मैम अभी लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैसे कि ये रेप जितने भी हो रहे हैं तो इसमें कंसेंट एजुकेशन का कितना रोल है? हमारे स्कूल्स आ गए, सोशल मीडिया हो गई, ये किस तरीके से हेल्पफुल रहती है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कंसेंट एजुकेशन की बात करी, किसी ने कंसेंट एजुकेशन के बारे में पूछने की या अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कंसेंट एजुकेशन है क्या? देखिए, कंसेंट एजुकेशन है सेक्सुअल एजुकेशन, जिसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको सही बात नहीं बताएंगे तो वो कहीं और से सीखेंगे, इंटरनेट से सीखेंगे, पॉर्न साइट से सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, कितनी मूवीज भी बनी है जिन्हें लाइक भी किया गया, डिसलाइक भी किया गया Exactly. कि बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए। पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है एजुकेशन देने में, तो स्कूल है, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन दें। अब देखिए, हमारा एक बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है, क्लास मुझे भी याद नहीं है, 9th क्लास। रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है। हम सबने वो चैप्टर पढ़ा होगा और किसी ने शायद ही किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने उसे खुल के पढ़ाया हो या बच्चों ने खुल के समझा हो। मेरे टाइम पे तो ये हुआ था, आई वॉज इन गवर्नमेंट स्कूल, तो जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था मतलब सारी गर्ल्स के फेस पर मतलब एक होता है ना शायनेस, शर्मा जाना। टीचर ने भी कभी इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने भी कभी खुलकर नहीं बताया और बच्चों के अंदर भी वो जो चीज थी ना डेवलप की गई है कि हाँ ये चीज गलत है तो इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो बहुत बिगेस्ट रोल प्ले करता है। अब हम अवेयर हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बैड टच, गुड टच, स्कूल में भी सिखाते हैं। कितनी गलत बात है कि इतना छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, और हमें सिखाना पड़ रहा है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, जिनको सिर्फ गुड टच पता होना चाहिए था। खैर वो तो बात अलग है, पर जब हम गुड टच और बैड टच बता रहे हैं तो हमें बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन भी देनी चाहिए। और स्कूल में टीचर्स, बिल्कुल सही कहा रीना जी ने, जैसे बिल्कुल सही कहा कि टीचर कंफर्टेबल नहीं थी, बच्चे कंफर्टेबल नहीं थे, तो सेक्सुअल एजुकेशन के लिए एक्सपर्ट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्कूल की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को शुरू से इस एजुकेशन के बारे में बताएं। बच्चों को बताया जाए कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप जब अनकंफर्टेबल हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। अब वो बच्चा, ज़रूरी नहीं है कंसेंट एजुकेशन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, कंसेंट एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, बड़ों के लिए, मैच्योर अडल्ट सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरा एक आपने अभी देखा होगा रेप केस में एक है विद हर कंसेंट, कंसेंट के साथ रेप। लेकिन जब इंसान को पहले से पता होगा कि
कंसेंट है पर अब मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो वो नो बोल सके, वो मना कर सके, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये कह सके, तो उसके लिए कंसेंट एजुकेशन देनी होगी। और स्कूल इसके लिए सेक्सुअल एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुला के लेक्चर रखवा सकते हैं, उनके पास अच्छी ट्रिक होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को समझाएं। अगर मैं जैसे कि स्कूल्स की बात करती हूँ कि अभी तक स्कूल्स में इस तरीके की कोई एजुकेशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, तो क्या पेरेंट्स भी इसके मैटर पे जाके स्कूल के जो भी मैनेजमेंट है उनसे बात कर सकता है कि बिल्कुल। इस तरीके की एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर क्लासेस होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल बात कर सकते हैं। देखिए जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी पेरेंट्स हैं और हम लोग भी पेरेंट्स हैं। तो मैंने जैसे बोला कि खाली स्कूल और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ कम्युनिटी की भी ज़िम्मेदारी है। एग्जैक्टली। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपनी बहन, बेटी, माँ। देखिए रेप रेप आजकल क्या है कि रेप खाली एक पहले सोचा जाता था, कहा जाता था, या अभी कहा जाता है कि यंग लड़कियों का रेप होता है, जबकि नहीं है। हमने देख हर चुके एज कि ही होता छोटी है। बेबी का एज होता है। अभी एक आपने केस सुना होगा, एक 85 साल लेडी का रेप हुआ। तो अब इतने कोई भी एज नहीं है, किसी भी एज में, अब किसी भी एज में होता है। अब मुझे लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस हम लोगों को खुद भी उठानी चाहिए। कुछ हमारे सोशल मीडिया है, ये लोग कभी-कभी बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे, जैसे रीना जी काम कर रही हैं पॉडकास्ट के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। थैंक यू मैम। तो कुछ हम लोगों को इस तरह से जो सोशल मीडिया पे है, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लाओ, जिससे उन्हें पता रहे कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे कैसे बचा जा सकता है। इस तरह से ज़्यादा होर्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों से याद आई कि हम लोगों ने बुक में पढ़ लिया रेप क्या है, आप लोगों ने सुन लिया रेप क्या है, सेक्शन पढ़ लिए रेप क्या है और डिस्क्राइब कर दिया। पर एक क्लास एक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, जिन्हें खाना बिल्कुल नहीं कमाना पता। है, जिनके पास शेड्यूल ही नहीं है कि वो बच्चों को समझा सकें, या हमारे पास भी शायद हम लोग भी इतने बिजी होंगे, हम चीजें नहीं समझा सकें। तो उसके लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। स्कूल में भी होना चाहिए, या वर्क प्लेसेस पे इस तरह की कॉन्फ्रेंस, या फिर कुछ ना कुछ ऑफिसेज में इनसे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। ट्रेनिंग सेशन कह लो या फिर अवेयरनेस सेशन कर लो, इस तरीके से होना चाहिए जहां बच्चों को, बड़ों को, हर तरह की एज की फीमेल को हम बता सकें, क्लियर कर सके कि देखिए रेप क्या होता है और होने पर आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, वर्क प्लेस पे क्या प्रॉब्लम आती है, आप तब क्या एक्शन ले सकते हैं। अवेयरनेस, पनिशमेंट भी, मुझे लगता है कि पनिशमेंट भी पता नहीं होनी चाहिए कि इसे करने पे 10 साल की सजा है, इसे वाला रेप करने पे से 20 साल की सजा है, डेथ पेनल्टी भी है। पॉक्सो एक्ट में 12 साल से कम बच्चे के साथ रेप करने पे डेथ पेनल्टी है। बहुत से लोगों को नहीं पता है। लोगों को पता तो होना चाहिए कि डेथ पेनल्टी भी है, आपको सजा मिलती है। तो सजा खाली रेप हम अवेयर क्रिएट करें, उसकी सजा भी हमें बतानी चाहिए कि ये होनी चाहिए। सो मैम, अभी जैसे कि आप सजा की बात कर रही थी कि अगर रेप हुआ है तो उसको इतनी सजा होगी, तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के लिए क्लियर करेंगे ताकि उनको भी नॉलेज हो कि अगर किसी ने ये अपराध किया है तो इसके लिए उसको क्या सजा मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए रेप केसेस की सजा के बारे में आपको मैंने बताया था 63 से 73 BNS 2023 के अंदर पूरा रेप और उसकी डिटेल्स, केसेस की डिटेल, मतलब सब चीज़ों की डिटेल्स है, वुमेन से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स सेक्शंस मिलेंगे वहाँ पर। उसी में है सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69 एंड सेक्शन 71। यहाँ आपको पनिशमेंट की बात होगी, किस रेप में किस तरह की पनिशमेंट है। जैसे कि 65 में आपको मिलेगा कुछ सर्टेन केसेस में रेप, जो 16 साल से छोटी बच्ची के साथ, 16 साल की उम्र के बच्चों के साथ रेप हुआ है, या पॉक्सो मतलब कि 12 साल से छोटे बच्चों के साथ रेप हुआ है। 16 साल में अगर से कम 16 साल तक की अगर बच्चे के साथ रेप हुआ है तो उसमें 20 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। उसी तरह 12 साल से छोटे बच्चे तक, 12 साल तक के बच्चे के साथ रेप हुआ है तो 20 साल की सजा से लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी है 12 साल तक की एज के हाँ लिए। जी। और जो आपने बताया 16 साल की एज के लिए 12 इन बिटवीन 12 टू 16, उनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं है बट उम्र कैद रहेगी। उम्र कैद 20 साल से मिनिमम 20 साल हाँ से उम्र कैद तक की सजा है। ठीक है। ठीक है।
और इसी तरह आप जब सेक्शन 66 में डालेंगे कि हम एक कहते हैं कि जब रेप होने के बाद पीड़िता की डेथ हो जाए या फिर वो एक PVS परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाए, यानी कि बहुत बेकार हालत में, आपको इमेजिन नहीं कर सकते उस सिचुएशन में पहुंच जाए। तो इस सिचुएशन में इस सेक्शन के अंतर्गत इसमें 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो रिस्क पनिशमेंट है और डेथ पेनल्टी भी है ओके इस केस में। तो जो निर्भया केस आपने देखा उसमें जो डेथ पेनल्टी दी गई थी वो इन्हीं केस में ऑर्डर दी गई थी। और सो मैम एक है ना यहाँ पर छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक बच्चे को बचा सकते हो। मेरे फादर थे, मैं एक्चुअली मेरे फादर के स्कूल में ही स्टडी की है मैंने। तो क्या होता था कि मतलब जो स्कूल से बच्चियां गई हैं तो हम लोगों का बस से कम्युनिकेट करते थे, हम लोग काफी दूर था घर से। तो मेरे पापा बड़े एक्टिव रहते थे मामलों में कि अगर बच्ची का घर का डायरेक्शन ईस्ट में है और वो स्कूल से वेस्ट की साइड चली गई है तो वेस्ट की साइड क्यों गई है। क्यों गई है? मेरे पापा एक दिन ऑब्जर्व करते, 2 दिन देखते, तीसरे दिन उस लड़की के पीछे पीछे तक चले जाते थे। एंड मतलब 2-3 गर्ल्स ऐसी थी जिनके घर वालों को बुलाया पापा ने, कंप्लेंट गई है स्कूल से कि आपकी बेटी स्कूल के बाद वहां पर गई है, आपको पता है नहीं। मुझे बीइंग ए स्टूडेंट मुझे बहुत बार सुनने को मिलता था, यार तेरे पापा हमारे पीछे चले जाते हैं। बट देखिए यहाँ पर एक उनका एक इंडिविजुअल कंसर्न था कि बीइंग ए कि अगर कोई बच्ची है उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। आई थिंक कि हमारी जो गॉसिपिंग करती हैं मोहल्ले की आंटीज या जो भी सोसाइटी के और भी लोग हैं, आप गॉसिपिंग ना करके थोड़ा सा सेफर साइड उनके लिए रहेंगे तो वो एक बिल्कुल। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत अच्छा बिल्कुल रहेगा। सही बात कही। और जैसे आपके फादर ने किया तो मैं कहूंगी शायद अब इस समय में सबको जरूरत है कि हमें कानून की आंख नाक कान सब बनना है। Exactly. और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बहुत चीजें बचा सकते हैं। उस टाइम पे मुझे बड़ा लगता था, मैंने यार मैं घर पे जाके बड़ा कंप्लेंट करती proud थी, feel मम्मी होता होगा। पापा देखो उसके पीछे चले गए और वहां से मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं। बड़ा प्राउड बट फील होता आज होगा की ना। डेट में जब मैं देखती हूँ कि उन्होंने कितनी गर्ल्स को बचाया है। एक गलत काम में वो जा सकती थी, उनके साथ कुछ भी गलत चीजें हो सकती थी, बट उन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी निभाई स्कूल में वर्किंग होते हुए भी और साथ में एज एन पब्लिकली सोसाइटी वाइज भी। सो आई थिंक कि जैसे मेरे फादर थे, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो आज की डेट में वो फादर हर किसी के अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी कुछ हो रहा है, आप है ना किसी गर्ल्स के या किसी के भी साथ भी कोई भी विक्टिम है ना, आप उसकी वीडियो मत बनाओ। आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो बट 4 लोगों को आवाज तो लगा सकते हो कि हाँ उसके साथ ऐसा हो रहा है। आपके पास फोन है, आजकल सबके पास फोन है। Exactly. आप वीडियो बनाते हैं, देखिए वीडियो भी बहुत बड़ी काम आती है कि आप वीडियो बना रहे हैं और वो भी एविडेंस प्रूफ की तरह वायरल होती हैं, लोगों को मिलती हैं, अवेयरनेस होती है, तो ये भी एक काम आता है। पर आप 100 नंबर को कॉल कर सकते हैं, 112 पे कॉल कर सकते हैं। और शायद नंबर याद रखिए प्लीज, अगर कोई गलत इंसिडेंट देखते हैं तो प्लीज कॉल कीजिए। और शायद जो अभी हाल ही में केस हम लोगों को देखना पड़ा, एक बच्ची को हम खो चुके हैं, एक डॉक्टर को हम खो चुके हैं, उसका आई विटनेस मैम अब सामने आया है आई गेस हाँ कि जी। 10-15 डेज के बाद। हाँ जी, हाँ जी। नाउ वो 15-20 दिनों के बाद आया है। हो सकता है मैं इसमें नंबर्स में गलत हूँ डेज में, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। वो इतने टाइम के बाद से सामने आया कि उसने वहां पर उसकी वीडियो बनाई, बट वो वीडियो ना बनाकर अगर 4 लोगों को हॉस्पिटल के बाहर से बुला लेता, एक शायद हिम्मत बच जाते। जुटा लेता, तो शायद वो डॉक्टर हमारे बीच में जिंदा होती। पर आप देखेंगे उन आई विटनेस के सामने आने में समय लगने का एक कारण ये भी रहा होगा कि वो डर गए होंगे और आई विटनेस पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन ऐसी हुई होगी, डर गए और वो शायद नम हो गए और कुछ मतलब सिचुएशन हो सकती है। पर बिल्कुल कहना सही है रीना का कि आप थोड़ी हिम्मत जुटाइए और शायद चीज़ें बदल सकती हैं, शायद हम अपनी सोसाइटी को और अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक हिम्मत जुटाने की बातें हैं, अगर एक आप थोड़ा सा हिम्मत जुटाएंगे ना, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और हम उसके छुटकारा पा सकते हैं और किसी एक बच्ची को हम बचा सकते हैं। सो मैम आज की कॉन्वर्सेशन तो काफी अच्छी रही आपके साथ। थैंक यू वेरी मच एंड व्यूवर्स को काफी हेल्पफुल होगा ये। थैंक यू आपके व्यूअर्स के लिए। और हाँ। प्लीज इसको आप यूज कीजिए और अपनी
अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी रखिए, अपनी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस बढ़ाइए, तो ये सब के लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा। और इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम की डिटेल्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि विक्टिम है और बहुत सारी चीजें खुद अकेले ही झेल रहा है और आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो हम डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी हाइड कर कर। अगर आप खुद अपनी आईडी से नहीं कर सकते मैसेज, तो आप किसी और की भी आईडी यूज करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप हमारे मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, बातें तेरी मेरी 2 पर, तो वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही और नए नए पॉडकास्ट हम लोग लेकर आते रहेंगे, आपकी जानकारी और बढ़ाते रहेंगे। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है मैम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा वायरल कर दो, नॉट फॉर मी, सिर्फ अपनी अवेयरनेस और सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए और बच्चियों को बचाने के लिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, झिझकिएगा नहीं। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना जी। थैंक यू।